प्रीवियस नोटिस के हिसाब से सर वो 17 थी। सर आप कुछ उसके बारे में बता सकते हैं क्या? सिलेबस फिर, क्योंकि एक छोटा सा टॉपिक था, बिल्कुल छोटा सा, हाफ एन आवर का ही था, लेकिन वो चलो फिर उसके बाद ही मतलब रखेंगे, कर लेंगे उसके पहले जो क्लास होगी, लेकिन उसको रखेंगे नहीं सिलेबस में, ठीक है ना, इसमें एग्जाम में, जो मिड टर्म एग्जाम है। तो मिड टर्म एग्जाम में मैं ये जो थर्सडे को क्लास होगी उसमें पूरा सिलेबस डिस्कस करूंगा, और साथ में हर टॉपिक की एक एक एग्जांपल रिवाइज कर दूंगा। तो आज ठीक है ना, शायद से छुट्टी है। क्या है? थर्सडे को छुट्टी है सर शायद। थर्सडे को छुट्टी है सर। अच्छा छुट्टी है, ठीक है ठीक है। हाँ, थर्सडे फ्राइडे दोनों दिन छुट्टी। अच्छा छुट्टी है, चलो। तो फिर कल कल कोई दिन अगर कोई टाइम तुम्हें दिखे, या परसों दिखे वेडनेसडे को, तो उसमें अगर किसी, अगर तुम लोगों को लगता है कि कोई जैसे कोई न्यूमेरिकल करवाना है किसी टॉपिक पे, तो मुझे ना एक मैसेज भेज देना, तो उसमें बता देना, या फोन पे बता देना, या वो जो व्हाट्सएप ग्रुप है उसमें मैसेज भेज देना कि कौन से टाइम पे किस टॉपिक के ऊपर कुछ न्यूमेरिकल्स आपको करवाने हैं। तो फिर समझ के चलो कि आज एग्जाम के पहले, क्योंकि थर्सडे फ्राइडे अगर छुट्टी है, तो फिर आज एग्जाम से पहले आज की फिर ये लास्ट क्लास ही हुई है, अगर नेक्स्ट वीक एग्जाम है तो फिर उसके लिए फिर क्या करना है, कल और परसों मुझे बता देना अगर किसी टॉपिक के ऊपर कोई सॉल्व्ड एग्जांपल करनी हुई तो बाइसिंग स्टेबिलिटी, और ये आर ई पैरामीटर्स, आर पाई, और ये एच पैरामीटर्स, तो एम्पलीफायर्स वगैरह जो है, तो उसमें मुझे पूछ लेना, जो भी अगर करवानी हो सॉल्व्ड एग्जांपल, तो सॉल्व्ड एग्जांपल न्यूमेरिकल होगा, आर ई मॉडल पे हो सकता है, आर पाई मॉडल पे हो सकता है, एच मॉडल पे हो सकता है, और ये वाला उसमें ये जो है क्या है, बाइसिंग स्टेबिलिटी पे हो सकता है। तो बाकी जो एम्पलीफायर्स का जो कॉन्सेप्ट्स हैं वो तो है ही है थ्योरी, तो कुछ उसका सर्किट बनाने हैं वगैरह, तो जैसे कॉमन एमिटर का सर्किट, कॉमन बेस, कॉमन कलेक्टर, तो ये सब चीजें। तो कुछ न्यूमेरिकल की अगर जरूरत हुई तो सॉल्व्ड एग्जांपल फिर कल कोई टाइम बताना, या परसों बताना, मतलब या वेडनेसडे के लिए बोल दो, या ट्यूसडे के लिए बोल दो, तो फिर हम कर लेंगे। तो आज एक तरह से कहने का मतलब है कि जैसे लास्ट टाइम हमने वो अप्रोक्सीमेट एच मॉडल किया, तो अप्रोक्सीमेट एच मॉडल और अब कंप्लीट एच मॉडल, बस कुछ ज़्यादा फर्क नहीं है। मेन चीज़ फिर वही मैं बता रहा हूँ कि ये केवीएल केसीएल एक आपको पता होना चाहिए, वोल्टेज और करंट डिवाइडर पता होना चाहिए, और ये ओम्स लॉ पता होना चाहिए। तो ये कहाँ कहाँ यूज होने हैं, कौन सी जगह पे क्या यूज करना है, अगर किसी इक्वेशन में दूसरी इक्वेशन सब्स्टिट्यूट करनी है, तो ये सब चीजें, वो चीजें तो मतलब खुद अंदाजा होनी चाहिए कि कौन सा लॉ और कौन सा रूल कहाँ लगाना है। तो इसमें जो लास्ट में हमने अप्रोक्सीमेट मॉडल के जो न्यूमेरिकल्स किए थे, उसमें कोई मुश्किल काम नहीं है। तो वो आप किसी ने मिस कर लिया हो कोई, तो वो लेक्चर, तो वो वीडियो देख ले, तो उसमें दो सॉल्व्ड न्यूमेरिकल्स थे जो अप्रोक्सीमेट एच मॉडल के। तो उसमें मुझे पहले मैंने कहा 2-3 और न्यूमेरिकल्स करवा दूंगा आज, फिर मैंने कहा नहीं, पहले ये वाला अप्रोक्सीमेट मॉडल के बाद कंप्लीट एच मॉडल कंप्लीट कर लें, ये थोड़ा सा ही इसमें टाइम लगेगा, ज़्यादा नहीं लगेगा। तो फिर जो जो आपको डाउट होगा, डाउट नहीं, जो जिसमें आपको लगेगा कि एक्स्ट्रा न्यूमेरिकल चाहिए, तो फिर मुझे बता देना। लेकिन थर्सडे तो चलो नहीं पॉसिबल, तो फिर कल या परसों मुझे ज़रूर बता देना, आज ही फ़ोन कर देना या व्हाट्सएप पे भेज देना, आपस में पहले डिस्कस कर लो तो कौन से टॉपिक पे न्यूमेरिकल्स चाहिए। एक एक न्यूमेरिकल, एक एक दो दो हम कर चुके हैं, लेकिन अब एक एक और अगर चाहिए तो वो हम कर लेंगे। तब तक ये वाला थोड़ा सा ही है, बोलो। एक्सक्यूज मी सर। हाँ जी सर वो एक्सपेरिमेंट 3 सर वो सबमिट करना है?
एक्सपेरिमेंट अभी फिर रहने दो, फिर एग्जाम के बाद ही सबमिट कर दो, कोई बात नहीं सर, वो ऑनलाइन डीसी स्वीप का ऑप्शन नहीं था, एसी स्वीप था उसमें बस। अच्छा हाँ ये बात, हाँ ठीक है, ये मैंने उस दिन देखा, मैंने कहा ये इसमें चेक करूं, तो ये जो फुल फ्लेज्ड सॉफ्टवेयर है मल्टी सिम का, ये जो डीसी स्वीप और ये एसी स्वीप ये सारे उसमें हैं। तो ये जो ऑनलाइन वर्जन है, ये ऑनलाइन वर्जन हम जो यूज कर रहे हैं फ्री वर्जन यूज कर रहे हैं, इसका वो दूसरा वर्जन हमारे पास है नहीं, है हमारे पास है नहीं। तो उसमें मैंने उस दिन चेक किया, डीसी स्वीप वर्जन था ही नहीं, वो ऑप्शन था ही नहीं उसमें जो फंक्शन है। तो मैंने कहा जब डीसी स्वीप अकाउंट में क्या है सर, वो शायद वो ऑप्शन शायद पेड अकाउंट में है। हाँ वो दूसरे में है, तो फ्री वाले अकाउंट में नहीं है। तो फिर मैंने कुछ और, फिर अभी पीछे से अपनी कोशिश कर रहा था मैं कल परसों, तो मैंने कहा एक और सॉफ्टवेयर है, तो ये एग्जाम हो जाए उसके बाद डिस्कस करते हैं, वो है टीना सॉफ्टवेयर। ओके सर, मिड सेम के बाद क्या है सबमिट सेम के बाद करते हैं। हाँ, तो बाकी के जो बचे जो प्रैक्टिकल्स हैं वो हम उसमें करेंगे, तो उसमें मैं आपको बताऊंगा। तो क्योंकि वो फ्रीवेयर सॉफ्टवेयर है, तो हालांकि मल्टी सिम तो बड़ा ही अच्छा सॉफ्टवेयर था वो, लेकिन वो ऑनलाइन में पॉसिबल नहीं हो पा रहा है। तो डीसी स्वीप बड़ा जरूरी है, क्योंकि डीसी स्वीप से ही जो स्वीप फंक्शन है उसी से ही हम करैक्टरिस्टिक्स ड्रॉ कर पाएंगे। तो फिर वो टीना जो सॉफ्टवेयर है वो फिर हम आफ्टर मिड सम जो बाकी के बचे हुए जिसमें ये सारे करैक्टरिस्टिक्स की जरूरत पड़ती है, जिसमें तो सिंपल वेवफॉर्म्स चाहिए वो तो इसमें हो जाएगा, तो हम दोनों यूज करेंगे। वेवफॉर्म्स के लिए अगर कोई बेसिक वाले हैं तो वो ये यूज कर लिया अब, लेकिन जो स्वीप वाले हैं या करैक्टरिस्टिक्स वाले हैं तो वो हम दूसरा यूज करेंगे, तो वो मिड सम के बाद, मिड टर्म के बाद। ओके, तो अब अप्रोक्सीमेट मॉडल हमने किया था, तो अप्रोक्सीमेट मॉडल जैसे फॉर एग्जांपल ये है, ये कॉमन एमिटर के लिए हमने देखा था, और ये कॉमन बेस की एग्जांपल अगर हम करें, सो बेस एज द कॉमन टर्मिनल एज वी कैन सी इन फिगर 5.105। तो ये हमारा अप्रोक्सीमेट मॉडल हुआ। तो ये 4 पैरामीटर्स हैं, 4 में से हमारे पास ये एक इनपुट पैरामीटर और 2 आउटपुट पैरामीटर्स हैं। तो हमने अप्रोक्सीमेट कर लिया उसको कि ये जो रेजिस्टेंस को हमने यहाँ पर एक रेजिस्टेंस बना लिया, जो मैंने अब पिछली बार पूरा आप पिछला लेक्चर देखिए, उसमें पता चल जाएगा कि कैसे हम आए थे अप्रोक्सीमेशन मॉडल पे। अब हमारे पास ये है, ये दूसरा है। ओके, तो नाउ फॉर कंप्लीट एच मॉडल। कंप्लीट एच मॉडल की फिर वही बात, हमारे पास क्या जरूरी है, एक वोल्टेज गेन इंपॉर्टेंट है, एक करंट गेन, एक इनपुट इम्पिडेंस और एक आउटपुट इम्पिडेंस। यही 4 चीजें इंपॉर्टेंट थी, जैसे हमने यहाँ पर भी देखा था। आउटपुट इम्पिडेंस, इनपुट इम्पिडेंस, आउटपुट इम्पिडेंस, वोल्टेज गेन एंड करंट गेन। ठीक है, तो यही 4 चीजें इंपॉर्टेंट हैं। जैसे इसमें एग्जांपल 5.20 में ये 4 ABCD 4 पैरामीटर्स, जो हमने RE मॉडल में भी ये 4 पैरामीटर्स किए थे, और जो ये जो मॉडल्स ऑफ ट्रांजिस्टर्स हैं उनमें यही इंपॉर्टेंट है। तो अब हमारे पास अगर करंट गेन को अगर हमने अब कंप्लीट एच मॉडल के लिए डिराइव करना है, तो हमें क्या करना है अब, तो दिस आउटपुट करंट, बिकॉज हम जानते हैं करंट गेन क्या है, आउटपुट करंट बाय इनपुट करंट, सो रेशियो ऑफ आउटपुट करंट टू इनपुट करंट, जो कि गेन की डेफिनेशन है। तो बट फॉर करंट, तो उसमें आउटपुट करंट we know IO, this is the IO for common emitter, it is collector current, so the output current is collector current for common emitter। but अभी हम common emitter common base नहीं कर रहे हैं, सिंपल हम ट्रांजिस्टर मॉडल जनरल मॉडल ले रहे हैं। जनरल मॉडल में कॉमन बेस भी हो सकता है, कॉमन एमिटर, कॉमन कलेक्टर। तो हम जनरलाइज कर रहे हैं इसको, आउटपुट करंट ले लिया हमने। सो दिस आउटपुट करंट now we know, now this is a current division rule। तो करंट डिवीजन रूल में क्या है, जो KCL की अगर बात करें, तो ये वाला जो सम ऑफ जो टोटल करंट था, आउटपुट करंट, वो दोनों का सम है, सम ऑफ दिस करंट HFIB एंड दिस करंट I over here। तो इन दोनों का हमने सम कर लिया।
अब हमने इसको और सिंप्लीफाई किया। सिंप्लीफाई जब किया तो आई की वैल्यू क्या आ गई, करंट आई की वैल्यू क्या है, दिस इज द रेजिस्टेंस एंड वोल्टेज डिवाइडेड बाय रेजिस्टेंस। वोल्टेज क्या है इसके अक्रॉस, इसके अक्रॉस जो वोल्टेज है वीओ है, इस रेजिस्टेंस के अक्रॉस वोल्टेज है वीओ। सो वीओ डिवाइडेड बाय दिस रेजिस्टेंस विल गिव अस दिस करंट। तो पहले करंट डिवीजन रूल लगाया, फिर ओम्स लॉ लगा के इस ब्रांच में हमारे पास करंट आई की वैल्यू आ गई वोल्टेज डिवाइडेड बाय रेजिस्टेंस विच इज दिस। सो ये हमने रीअरेंज करके ये यहां तक पहुंच गए रीअरेंज करके। अब हमने जब सब्स्टिट्यूट करना है वीओ को, सो वीओ कैन बी सब्स्टिट्यूटेड लाइक आईओ इंटू आर एल। सो दिस करंट आईओ इंटू आर एल, माइनस साइन इसलिए है क्योंकि करंट इज गोइंग आउटसाइड ऑन द अदर साइड। तो आईओ इंटू आर एल, तो इसकी वैल्यू आ गई वीओ। तो अब हमने ये वीओ यहां पर था जो ऊपर, so now we have VO over here. So this VO can be rewritten in form of this IO into RL. So this equation IO is equal to HFI minus this one, because this is the minus sign, plus VO इंटू HO, उसको हमने क्या कर दिया, VO की वैल्यू आ गई HO इंटू RL मल्टीप्लाई बाय IO। तो ये हमारे पास एक इक्वेशन बन गई। अब हमने इसी इक्वेशन को फिर रीराइट करना है, IO वाली इक्वेशन जो ऊपर वाली ये वाली इक्वेशन है। सो दिस इक्वेशन नीड्स टू बी रीरिटन ओवर हियर। तो वो क्या हुआ, HF दिस वन, HO ये दिस वन। So this comes on this side, which equals to this one HF into II. So it means rewriting this equation in blue in this form. Again, taking IO as the common outside, we have simplified this equation in this form. So now this is IO and this is I input. So this is current output current, and this is the input current. So taking the ratio of these two, we come up with this value HF, which is this one, divided by 1 plus HORL. Simply सबसे पहले करंट डिवीजन रूल लगाया इस इक्वेशन में, फिर हमने ओम्स लॉ लगाया ये वाली पैरामीटर पे, फिर हमने इसको सिंप्लीफाई करके ये फॉर्म में ले आए। सो सिंप्लीफाई करके इस फॉर्म में जब ले आए, उसके बाद हमने इसको सब्स्टिट्यूट किया VO को इसके साथ IO इंटू RL, वो फिर ये वाली इक्वेशन ये वाली आ गई। तो नाउ दिस इक्वेशन ये वाली आ गई, ये वाला फॉर्म यहाँ पर। अब इसको फिर हमने रीराइट करना है, वो रीराइट करने के लिए क्या किया, इसको रीअरेंज कर दिया ऑन लेफ्ट हैंड साइड एंड राइट हैंड साइड में, रीअरेंज करके इसकी वैल्यू आ गई। So this is on the left hand side we will have a IO, on right hand side we will have I input. So इन दोनों को फिर हमने ऐसा कर दिया, लेफ्ट हैंड साइड पे I आउटपुट, ऑन राइट हैंड साइड वी हैव I इनपुट, दोनों का रेशियो लिया तो हमारे पास करंट गेन आ गया। सो करंट गेन इज डिपेंडेंट अपॉन HF। तो HF वी नो इट इज बीटा। तो HF का जो HF इज द कमर्शियल नेम इन द फैक्ट्री, यूज्ड इन फैक्ट्री, एंड बीटा इज द एकेडमिक नेम। तो ये हमारे पास बीटा की वैल्यू आ गई, प्लस ये HO जो आउटपुट पैरामीटर था, दैट इज द एडमिटेंस पैरामीटर, एंड RL। सो लोड के ऊपर भी करंट गेन डिपेंड करता है। तो ये करंट गेन HF था, ट्रांजिस्टर का करंट गेन। AI इज द करंट गेन ऑफ द टोटल सर्किट। तो वो डिपेंड करता है बीटा जो कि करंट गेन ऑफ द ट्रांजिस्टर, उसके ऊपर भी डिपेंड करेगा, डायरेक्टली डिपेंडेंट, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल और इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द लोड। जैसे कि स्पीकर कितने रेजिस्टेंस का है, रेजिस्टेंस उसका अगर कम होगा तो करंट गेन ज्यादा होगा। तो ये डिपेंड करता है इन पैरामीटर्स पे। तो अगर आप डिजाइन करें कुछ सर्किट तो आपको ये पैरामीटर्स को देखना पड़ेगा कि कितनी वैल्यू हमें करंट गेन की चाहिए। सेम फॉर द वोल्टेज गेन, सेम, बिल्कुल सेम वही चीज, KVL, KCL एंड ओम्स लॉ
ये यूज करके हमने वही चीज वी आउटपुट, दिस इज वी इनपुट, सॉरी, ये जो वी इनपुट है, सो दिस वी इनपुट जो है वो क्या है, अब दिस करंट एंड प्लस दिस करंट, एक करंट यहां पर आएगा और एक करंट यहां पर आएगा। तो दिस वी इनपुट इज द सम ऑफ, सॉरी, दिस वोल्टेज एंड दिस वोल्टेज। तो ये जो वी इनपुट है, वी इनपुट इज द सम ऑफ द वोल्टेज ड्रॉप हेयर एंड वोल्टेज ड्रॉप हेयर। तो इन दोनों का वोल्टेज ड्रॉप जब हम लेंगे तो ये वी इनपुट आ गया, वो इक्वेशन हमारे पास आ गई, ठीक है। तो इन दोनों का, तो फिर इसको रीअरेंज ही करना है, बस आई इनपुट यहां पर लिया तो इसको रीअरेंज कर लिया, सब्स्टिट्यूटिंग आई ओ, जो ये वाली इक्वेशन थी ये इस तरह से हमने सब्स्टिट्यूट की, और ये जो वी आउट की इक्वेशन थी वो हमने यहां पर लगाई। दोनों को जब सब्स्टिट्यूट किया इस ऊपर वाली इक्वेशन पे तो हमारे पास ये वी इनपुट आ गया। ये मुझे इतना डिटेल में बताने की जरूरत नहीं, ये सिंपल मैथमेटिक्स है, वो आप बस यही चीज कि इसी को अब हमने रीअरेंज करके यहां पर किया। ओके, केवीएल फर्स्ट इन वोल्टेज गेन, रीअरेंजिंग एंड सब्स्टिट्यूटिंग द प्रीवियस जो वैल्यू थी हमारे पास वो यहां पर हमने सब्स्टिट्यूट कर दी, और ये वी आउट का जो वैल्यू थी यूजिंग ओम्स लॉ, ये वाली वी आउट की, वी आउट क्या चीज है, दिस करंट मल्टीप्लाई बाय दिस रेजिस्टेंस, आई इंटू आर इज वी, तो ये वाला हो गया। इसको रीअरेंज किया इन टर्म्स ऑफ आई ओ, यहाँ पुट किया तो ये वाली इक्वेशन में पुट कर दिया तो हमने ये वैल्यू आ गई। तो दिस इज नाउ री रिटन इन दिस फॉर्म, ये वाली जो इनपुट इक्वेशन थी इस तरह से हमने लिख दी। So now this VI, after rearranging and substituting all this, we have this input voltage. So output voltage, which is RL into IO. So output voltage divided by input voltage, we have this voltage gain. Simple. बस आपको फिर वही बता दूं, यहां पर हमने KCL लगाया, फिर ओम्स लॉ लगाया ये वाला, फिर इसको दोनों केसीएल और ओम्स लॉ को रीअरेंज करते करते, सिंपलीफाई करते इक्वेशंस को, हम लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड का इक्वेशन रीअरेंज करते करते फिर हम यहाँ तक पहुंच गए। यहाँ पर हमने केवीएल लगाया, यहाँ पर दिस वी इनपुट इज द सम ऑफ दिस वोल्टेज एंड दिस वोल्टेज ड्रॉप, तो वो आ गया। फिर इसको रीअरेंज करते गए, जो यहाँ किया था सेम वही, ये वाली इक्वेशन यहाँ लगाई, ये वाली यहाँ लगाई, दोनों को यूज किया इसी इक्वेशन में, तो हमारे पास ये वैल्यू आ गई। सो वेरी सिंपल, कुछ नहीं करना है, बिल्कुल सिंपल। और इनपुट इम्पीडेंस और आउटपुट इम्पीडेंस का भी अब सिंपल वही है। इनपुट इम्पीडेंस इज वी इनपुट डिवाइडेड बाय आई इनपुट। तो वी इनपुट की वैल्यू हमने पीछे की है अभी, केवीएल लगा के ये वाली, इसी को यूज करना है। सारी इक्वेशंस जो यहां की थी वो वहां यूज की हमने, अब सेम यही इक्वेशंस हमने यूज करनी है। तो वी इनपुट हुई, वी आउटपुट भी हमने पीछे देख ली है कि क्या है, द आउटपुट करंट मल्टीप्लाइड बाय द लोड, और फिर इसको रीअरेंज करना है। ये वी आउट की जो वैल्यू है ये वाली यहाँ ये सब्स्टिट्यूट कर देनी है। नाउ वी हैव दिस। सो करंट गेन हम जानते हैं, आई आउट बाय आई इनपुट, तो आई आउट इज इक्वल टू करंट गेन मल्टीप्लाई बाय आई इनपुट। करंट गेन हमने पीछे कैलकुलेट किया हुआ है, पता है हमें क्या है करंट गेन, तो वो वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर देनी है हमने। तो वो वैल्यू जब सब्स्टिट्यूट कर देंगे तो हमारे पास क्या आ जाएगा, वी आई डिवाइडेड बाय आई इनपुट, मीन्स इनपुट इम्पिडेंस इज द रेशियो बिटवीन इनपुट वोल्टेज एंड इनपुट करंट। तो इनपुट वोल्टेज और इनपुट करंट, तो वो ये वैल्यू आ गई। तो वो उसको अगर और सिंप्लीफाई करना है तो हम इस तरीके से कर लेंगे, वी इनपुट डिवाइडेड बाय आई इनपुट। इसकी वैल्यू और ज्यादा सिंप्लीफाई करेंगे तो, बिकॉज ए आई जो करंट गेन है जो पीछे वैल्यू निकाली विच इज इक्वल टू दिस, वो यहाँ पुट कर देंगे तो फिर हमें ये सिंप्लीफाइड वैल्यू मिल जाएगी। वेरी सिंपल। तो यहाँ पर हमने क्या किया, एक केवीएल लगाया, ये ओम्स लॉ लगाया, फिर बस रीअरेंज करते जाना। रीअरेंज करते गए तो हमने करंट गेन को यहाँ सब्स्टिट्यूट किया और फिर ये वैल्यू लगा दी। आउटपुट इम्पिडेंस में भी क्या है,
आउटपुट इंपीडेंस में ये है कि सप्लाई वोल्टेज जो है वो 0 है। तो सप्लाई वोल्टेज 0 जैसे हमने वो कहा था कि व्हेन यू आर गोइंग फॉर द डीसी देन दिस वन, और फॉर एसी के लिए डीसी वैल्यूज को सोर्सेज को 0 करना है, फॉर एसी डीसी को 0 करना है, फॉर डीसी एसी को 0 करना है। तो ये चीज हुई। आई इनपुट हमने पीछे यहाँ किया है, तो वो इसकी वैल्यू यहाँ पर कर दी हमने। फिर आई आउटपुट भी पीछे हमने फाइंड आउट किया है, उसकी वैल्यू यहाँ पर पुट कर दी। तो आउटपुट इंपीडेंस क्या है? वी आउटपुट डिवाइडेड बाय आई आउटपुट। आई आउटपुट हमारे पास ये है, तो वी आउटपुट भी हमने फाइंड आउट किया है पीछे, विच इज दिस वन, आई ओ इंटू आर एल। तो वो सब्स्टिट्यूट करके हमारी ये वैल्यू आ गई। तो अप्रोक्सीमेट मॉडल के हिसाब से भी सेम है, सिमिलर है, बस इसमें हमने ये क्या किया, ऑल पैरामीटर्स आर कंसीडर्ड इन दिस केस, कंप्लीट एच मॉडल। हमने एच आई जो H11 है, H12 ये वाला, जो HF है फॉरवर्ड, सॉरी रिवर्स वाला है यहाँ पर इनपुट पे, व्हेन यू गेट अ फीडबैक फ्रॉम द आउटपुट, ये हो गया H12, HF दैट इज H21 एंड HO इट इज H22। तो ये सारे पैरामीटर्स इंक्लूडिंग लोड एंड सोर्स, ये सारे के सारे हमने पुट किए हैं। सारे के सारे जब यूज किए तो हमारे पास ये 4 पैरामीटर्स आ गए। अप्रोक्सीमेट मॉडल में हमने ये सारे पैरामीटर्स यूज नहीं किए थे, तो वो हमने थोड़ा सा सिंप्लीफाई किया था ऑल दिस। सो Z input was simply the base current, base resistance in parallel to the input H parameter, बस simple. And Z output impedance was simply the output resistance, which was admittance or inverse admittance in parallel to RC. बस, और कोई हमने ना लोड कंसिडर किया, ना हमने कोई और वैल्यू कंसिडर की, सिर्फ ये दो कंसिडर की आउटपुट इंपीडेंस में। तो वोल्टेज गेन में हमने क्या कंसिडर किया था? अगेन ओनली आरसी, नो लोड रेजिस्टेंस वाज कनेक्टेड, नो सोर्स रेजिस्टेंस, नो लोड रेजिस्टेंस। तो एंड इनपुट करंट गेन वाज सिंपली द HFE, मींस करंट गेन क्या था? ये जो अप्रोक्सीमेशन का साइन है, करंट गेन वाज अप्रोक्सीमेटली इक्वल टू HFE। HFE इज बीटा फॉर कॉमन एमिटर। सो हमने करंट गेन को HFE के बराबर ही कंसिडर कर लिया था। लेकिन अब करंट गेन क्या किया है? हमने पूरे के पूरे पैरामीटर्स हमने यूज किए हैं। तो करंट गेन की वैल्यू हमने देखी है, दैट इज HF डिवाइडेड बाय 1 प्लस HORL। RL मींस लोड को भी कंसिडर किया है। तो ये हो गया कंप्लीट एच मॉडल के लिए, व्हेन ऑल दीज पैरामीटर्स आर, व्हेन ऑल दीज एलिमेंट्स आर कंसिडर्ड। तो RL जब कंसिडर कर लिया तो उसकी वजह से हमने HOE को भी कंसिडर करना है, अगर कॉमन एमिटर है तो इनको कंसिडर कर दिया। पहले क्या अप्रोक्सीमेशन मॉडल में ना RL है ना HOE है, सिंपली HF है बस। ये आपको पिछला लेक्चर देखोगे तो आप फिर दोनों जब खुद कंपेयर करोगे तो इस तरह से है। सो फॉर अप्रोक्सीमेशन मॉडल, नो लोड कंडीशन, बिकॉज फिर यहां पर भी नहीं है, तो सिर्फ यहां पर ही है, ओनली दिस बीटा इज कंसिडर्ड, जो हमने पीछे किया था लेक्चर में। तो बस यही फर्क है। तो ये मैंने सिर्फ बताया, लेकिन आप खुद जब पढ़ोगे तो फिर वो आपको ऐसे पिछले वाला भूल गया होगा, लेकिन जब आप खुद देखोगे तो तब आपको अंदाजा होगा कि यस, इन दोनों में फर्क है। सो नाउ ये हो गया कंप्लीट मॉडल के लिए Z आउटपुट। अगेन इसमें सोर्स रेजिस्टेंस है कंसिडर किया हुआ और लोड रेजिस्टेंस कंसिडर किया हुआ है। तो यहाँ सोर्स और यहाँ लोड, तो सोर्स और लोड को भी कंसिडर किया है, ऑल पैरामीटर्स को भी कंसिडर किया है, H पैरामीटर्स, इनपुट, फीडबैक, रिवर एंड फॉरवर्ड दोनों। तो ये हो गया
these 4 parameters for complete model. तो मान लो अगर मैं ये इसमें करता हूं यहाँ पर कि let's say you have this fixed bias circuit over here और यहाँ लोड भी लगा दिया हमने, RL लोड की वैल्यू, और यहाँ सोर्स रेजिस्टेंस भी लगा दिया। तो अब आपको बोला जाए कि एक तो ये था टू फाइंड आउट ऑल दिस 4 पैरामीटर्स फॉर दिस पर्टिकुलर सर्किट। अब बोला जाए कि लोड भी है, सोर्स भी है, दोनों हैं। अब इसका कंप्लीट एच मॉडल बना के इन्हीं सेम वैल्यूज को निकालो, वो थोड़ा सा फर्क हो जाएगा। Z इनपुट इम्पिडेंस की वैल्यू अब ये फॉर्मूला नहीं रहेगा, अब ये वाला आ जाएगा जो हमने डिराइव किया, ये वाला इनपुट इम्पिडेंस का अब ये वाला फॉर्मूला आ जाएगा, ये वाला। आफ्टर ऑल दिस KVL, Ohm's law and rearranging and putting current gain also in between। तो ये हमारे पास इनपुट इम्पिडेंस की वैल्यू चेंज हो गई। अब तो सेम आउटपुट इम्पिडेंस की वैल्यू भी चेंज होगी और करंट गेन और वोल्टेज गेन की वैल्यू भी चेंज होगी, सारी वैल्यू चेंज होगी यहाँ पर, बिकॉज वी हैव कंसिडर्ड ऑल दीज पैरामीटर्स। तो ये हमने किया था पिछली बार, वोल्टेज गेन फॉर अप्रोक्सीमेटेड एच मॉडल, वो ये वैल्यू थी जो मैंने बताया था आपको, एक बार आप गो थ्रू कीजिए। इनपुट इम्पिडेंस भी हमने बात की थी फिक्स्ड बायस अप्रोक्सीमेट मॉडल, उसका ओनली RB इन पैरेलल टू HI। HI इज द इनपुट पैरामीटर H11। तो आउटपुट इम्पिडेंस वाज RC which is the collector resistance in parallel to the output admittance, inverse of admittance। अब अगर फुल मॉडल लेना है, कंप्लीट मॉडल, तो देन RL विल आल्सो कम इनटू पिक्चर। सो तब वो इक्वेशन सारी चेंज हो जाएगी जो अभी हमने देखा। तो ये चीजें फर्क हैं, ये पिछली बार हमने किया था। दिस वन वाज सिंपल, द अदर वन इज आल्सो अ सिंपल वन, उसमें भी कोई मुश्किल नहीं। तो ऐसे ही करंट गेन का भी हमने किया था, आउटपुट बाय इनपुट। तो आउटपुट करंट ये वाला हुआ और इनपुट करंट ये वाला हुआ, तो विच इज इक्वल टू HF, ओनली HF अप्रोक्सीमेशन। लेकिन अब क्या हुआ, अब हमने पूरा कंसिडर किया ये वाला, नॉट ओनली HF बट द डिनोमिनेटर पार्ट ऑल्सो। अगर हम इन हर पैरामीटर को लेते हैं यहाँ पर, ये चार स्टेप्स हैं बस, ये 4 स्टेप्स आपको मैंने समझा दिए हैं। आप एक बार उसको जरूर कीजिए, खुद जब तक नहीं करोगे तब तक नहीं पता चलेगा। खुद एक बार जरूर गो थ्रू करो, इसमें एक एक लाइन को देखो और इजीली आपको पता चल जाएगा। KVL फर्स्ट, ओम्स लॉ फर्स्ट, एंड देन सिंपल रीअरेंजिंग ऑफ द इक्वेशंस। बस फिर सिर्फ रीअरेंज ही करना है इक्वेशंस को, बस। तो बस 2 स्टेप्स ही हैं, KVL एंड ओम्स लॉ, बस। इसमें भी KVL एंड ओम्स लॉ, फिर उसके बाद रीअरेंजमेंट ऑफ द इक्वेशंस। तो रीअरेंजिंग ऑफ द इक्वेशंस तो सिंपल है, बस यही है। अब एक ये इसको करके तो खत्म करते हैं, थोड़ा सा ही है। अब आ गया हाइब्रिड पाई मॉडल। हाइब्रिड तो है ही है जो अभी हमने किया, एक पहले अप्रोक्सीमेशन था, अभी ये कंप्लीट है, इंक्लूडिंग लोड रेजिस्टेंस एंड सोर्स रेजिस्टेंस, जो कि माइक्रोफोन का है, और लोड रेजिस्टेंस स्पीकर का है। तो ये इनपुट HI इनपुट रेजिस्टेंस जो है ये ट्रांजिस्टर का है, खुद का, ट्रांजिस्टर का खुद का। लेकिन ये जो RS है ये आउटसाइड ऑफ द ट्रांजिस्टर है, जो मैंने पिछली बार भी बताया था आपको, ये फिर रिवाइज कर रहा हूं। ये RS इज द source resistance or the input resistance for the complete circuit output, at the outside of the transistor। तो ये HI is the input resistance for the or input H parameter internal to the transistor। तो इसलिए फिर अप्रोक्सीमेशन में तो हम ये चीजें कंसिडर नहीं करते हैं, RS और RL वगैरह, इसमें हम करेंगे कंप्लीट मॉडल में। इसलिए इसको कंप्लीट मॉडल बोला जाता है कि वी कंसीडर ईच एंड एवरी पैरामीटर।
तो पाई मॉडल का बस यही फर्क है कि जो हमने कंप्लीट मॉडल में कंसीडर नहीं किए पैरामीटर्स वो इसमें भी करते हैं हाइब्रिड पाई मॉडल में। वो कौन से हैं? कैपेसिटेंसेस। सो वी कंसीडर कैपेसिटेंसेस आल्सो व्हेन वी गो फॉर द हाइब्रिड पाई मॉडल। सो अप्रोक्सीमेशन में हम कुछ चीजें अप्रोक्सीमेट करके तो निग्लेक्ट करते हैं। कंप्लीट मॉडल में हम सारे के सारे पैरामीटर्स कंसीडर करते हैं, ऑल रेजिस्टेंसेस। बट जो ट्रांजिशन पैरामीटर्स हैं वो हम कंसीडर नहीं करते। लेकिन हाइब्रिड पाई मॉडल में हम ट्रांजिशन पैरामीटर्स भी कंसीडर करते हैं, जैसे कि ये कैपेसिटेंस। तो आप जानते हो सेमीकंडक्टर डिवाइस की खुद की एक कैपेसिटेंसेस होती हैं, डिफ्यूजन एंड ट्रांजिट कैपेसिटेंसेस, तो वो यहां पर हम कंसीडर करते हैं। और ये एक इंटरनल रेजिस्टेंस है जो बेस और कलेक्टर के बीच में है। बेस और कलेक्टर के बीच में जो रेजिस्टेंस है, तो वो क्योंकि हम कभी उसको फॉरवर्ड बायस भी करते हैं, कभी उसको रिवर्स बायस भी करते हैं, तो उसी हिसाब से वो रेजिस्टेंस चेंज होता है। तो वो रेंज है पूरी। बाइसिंग, जैसे बाइसिंग चेंज होती जाएगी वो रेजिस्टेंस बिटवीन कलेक्टर एंड बेस चेंज होता जाएगा। तो वो जो है वो हम यहाँ कंसिडर करते हैं, ये वाला आर पाई। सो दैट रेजिस्टेंस इज द डायनामिक रेजिस्टेंस बिटवीन कलेक्टर एंड बेस। वो उसमें हम कंसिडर नहीं करते, इसमें हम वो भी करते हैं। तो ये चीजें, अब आर पाई क्या चीज है? आर पाई इज सेम एज बीटा आर ई, जो कि आर ई मॉडल में हमने देखा था, बिकॉज इट इज डायनामिक रेजिस्टेंस शिफ्टिंग फ्रॉम कंप्लीट बाइसिंग रेंज, जीरो से, या उसको बोल रहे हैं रिवर्स बाइसिंग से फॉरवर्ड बाइसिंग तक, जो भी रेंज है उसकी। तो वो डायनामिक रेंज जो भी है उसकी, तो वो उस तक वो चेंज होता है, कीप्स ऑन चेंजिंग डायनामिकली। तो इसलिए इसको डायनामिक रेजिस्टेंस हमने जो आर ई मॉडल में फाइंड आउट किया था, सेम वो यही चीज है। तो विच इज बिटवीन कलेक्टर एंड बेस। तो जैसे ही क्यू पॉइंट भी चेंज होता है, जो लोड लाइन के ऊपर क्यू पॉइंट है, तब भी ये आर पाई चेंज होता जाएगा, क्योंकि क्यू पॉइंट चेंज हो रहा है मींस डायनामिक रेजिस्टेंस चेंज हो रहा है। तो वो डायनामिक रेजिस्टेंस चेंज होगा तो ये कलेक्टर और बेस के बीच भी रेजिस्टेंस चेंज हो रहा है, बिकॉज ऑफ द एक्सपोनेंशियल ग्रोथ और एक्सपोनेंशियल नेचर ऑफ द कैरेक्टरिस्टिक्स। तो इसलिए हमने आर पाई की वैल्यू जो कंसीडर नहीं की, तो हाइब्रिड पाई मॉडल में हम उसको भी कंसीडर करते हैं। तो इट लुक्स लाइक पाई मॉडल ओवर हियर, शेप ऑफ पाई। तो यहाँ पर और एक पैरेलल में उसके कैपेसिटेंस भी है। तो वी नो दैट वी हैव डिफ्यूजन एंड ट्रांजिएंट कैपेसिटेंसेस इन ट्रांजिस्टर। तो जीएम वी नो के वो हम कर चुके हैं पहले, 1/RE means inverse of the dynamic resistance, that was transconductance. So जो कंडक्टेंस होती है वो इनवर्स ऑफ रेजिस्टेंस है, तो हम पहले देख चुके हैं 1/RE और 1 डायनामिक रेजिस्टेंस इज द ट्रांसकंडक्टेंस। तो ये हो गया, वो भी है। फिर RO विच इज सिंपली द इनवर्स ऑफ द एडमिटेंस, आउटपुट एडमिटेंस। जो आउटपुट एडमिटेंस हमने H22 फाइंड आउट किया था हाइब्रिड H मॉडल में, तो उसका अगर इनवर्स कर ले तो दैट इज RO, सिंपली RO, द आउटपुट रेजिस्टेंस, नॉट आउटपुट इम्पीडेंस बट आउटपुट रेजिस्टेंस। तो आउटपुट रेजिस्टेंस क्या होता है? अक्रॉस कलेक्टर एंड एमिटर। कलेक्टर एंड एमिटर क्या है? जिसके अक्रॉस हम वोल्टेज, आउटपुट वोल्टेज मेजर करते हैं। स्पीकर अगर कनेक्ट करते हैं हम, तो वो आउटपुट टर्मिनल्स पे करते हैं। तो वो कौन से टर्मिनल्स हैं? कलेक्टर एंड एमिटर। तो कलेक्टर और एमिटर के अक्रॉस ही हम लोड कनेक्ट करते हैं, और उसका जो खुद का ट्रांजिस्टर का जो रेजिस्टेंस है अक्रॉस कलेक्टर एंड एमिटर, दैट इज RO। उसी के पैरेलल में हम RL लगाते हैं, लोड रेजिस्टेंस। तो ये चार पैरामीटर्स, ये पैरामीटर्स हैं। और फिर HRE, वो इसी से हम फाइंड आउट कर लेंगे, R पाई ओवर RE। सो दैट विल बी HRE, द रिवर्स वन। तो बस यही हैं कुछ पैरामीटर्स जो हमने
अप्रोक्सीमेट मॉडल में तो किए ही नहीं कंसिडर, कंप्लीट मॉडल में भी नहीं किए। अब हम हाइब्रिड में इसको कंसिडर कर रहे हैं, बस यही फर्क है, बस इतना ही बस बताना था इसमें। तो so this is the current, collector current which is equal to beta into IB, जो कि हमने RE मॉडल में देखा, और GM into V पाई वो जो हमने R पाई मॉडल में देखा। तो इसलिए इसको पाई लिख दिया है, बट दैट पाई इज द इनपुट वोल्टेज। और VBE अगर कॉमन एमिटर है तो VBE हुआ, बट we'll just simply write V pi so that we know that it is from the pi model। तो पाई मॉडल में GM V पाई था, RE मॉडल में बीटा IB था जो आउटपुट करंट था, तो वो हमने यहाँ लिख दिया है। तो जो भी न्यूमेरिकल में वैल्यू आएगी उस हिसाब से आप कैलकुलेट कर सकते हैं। तो ये आउटपुट रेजिस्टेंस है विच इज इनवर्स ऑफ द आउटपुट एडमिटेंस 1/H22 which is HO, and this is common emitter, so it is HOE। HOE is H22 in generalized form, वो जो मैं पिछले लेक्चर में भी बताया है। और these two parameters are new in hybrid pi model, additional to the complete model, again dynamic resistance and the capacitance। ठीक है, तो आप भी जानते हैं एक डिफ्यूजन कैपेसिटेंस होती है, एक ट्रांजिएंट कैपेसिटेंस होती है, एंड दिस इज द इनपुट जो कि हमारे पास वो जो आर पाई मॉडल में जो ये डायनामिक रेजिस्टेंस था इनपुट अक्रॉस बेस एंड एमिटर। तो बेस एंड एमिटर के अक्रॉस एक डायोड बनता है, ठीक है ना, पीएन जंक्शन होता है। सो बेस इज पी, emitter is N, so ये PN जंक्शन बनता है। तो that PN जंक्शन has its own dynamic resistance जो हमने RE मॉडल के वक्त किया था, मैं यही आपको रिवाइज कर रहा हूँ। तो that PN junction has some dynamic resistance, so this dynamic resistance is this one, वही वाला। So and this is the base resistance, simply base resistance। तो ये जो बेस का खुद का जो रेजिस्टेंस है, जो विच यू कैन से प्रोवाइड्स रेजिस्टेंस टू द फ्लो ऑफ चार्ज कैरियर्स। जब भी हम कनेक्ट करते हैं ट्रांजिस्टर को, चार्ज कैरियर्स को थोड़ा सा जो रेजिस्टेंस मिलता है, दैट इज द बेस रेजिस्टेंस। बहुत कम वैल्यू रहती है इसकी, लेकिन स्टिल इट इज देयर अगर हमने कंप्लीट मॉडल बनाना है तो, कंप्लीट छोटे से छोटा पैरामीटर भी कंसिडर करना है तो। सो this is the complete hybrid pi model। ठीक है, तो complete hybrid pi model hybrid है because we are considering H parameters, and pi model इसलिए है because हमने ये वाले जो बेस और कलेक्टर के बीच में जो पैरामीटर्स हैं जो नहीं पहले कंसिडर किए थे वो भी कर दिए हैं। ठीक है, तो फर्क क्या हुआ, कंप्लीट H मॉडल में we have isolation over here, बेस और एमिटर के बीच में कोई कनेक्शन नहीं है। इसमें ये है कि हमारे पास अब ये भी है, कनेक्शन भी है, ट्रांजिएंट कैपेसिटेंस भी अब ऐड कर दी हमने, और कैपेसिटेंसेस ऐड करके डायनेमिक्स। तो यही फर्क है बस, बट स्टिल बाकी का मॉडल सेम है, बाकी पूरा हाइब्रिड मॉडल सेम है, बस इसमें और पैरामीटर्स ऐड किए हैं। अब ये पैरामीटर्स कहाँ यूज होते हैं, ये पैरामीटर्स हमें ज्यादा एक्यूरेट वैल्यू देते हैं, क्योंकि हमने देखा जब हमने अप्रोक्सीमेट मॉडल किया था, ये बस लास्ट है, ये 2 पॉइंट बस, अप्रोक्सीमेट मॉडल किया था तो ये अप्रोक्सीमेशन थी। द करंट गेन ऑफ द टोटल सर्किट ओवर हेयर इज सेम एज द करंट गेन ऑफ द ट्रांजिस्टर। अगर बीटा की वैल्यू हम 100 रखते हैं तो इस पूरे एम्पलीफायर का गेन भी 100 है, इसमें ये शो करता है। तो अप्रोक्सीमेट एच मॉडल जो है वो अप्रोक्सीमेशन की वैल्यू ही दे रहा है, तो एग्जैक्ट वैल्यू नहीं दे रहा है। लेकिन जब हमने थोड़ा सा और इसको कंप्लीट करने की कोशिश की तो हमने क्या देखा कि नाउ द करंट गेन ऑफ द टोटल एम्पलीफायर इज नॉट एग्जैक्टली इक्वल टू द करंट गेन ऑफ द
ट्रांजिस्टर विच इज HF इक्वल टू बीटा। तो HF क्या है? करंट गेन ट्रांजिस्टर का जो डिवाइस है छोटा सा। तो अब हमने उसको जब कंप्लीट किया तो वो ये पैरामीटर्स भी ऐड हो गए। तो अब बिल्कुल भी ट्रांजिस्टर के बराबर नहीं आएगा इसका जो करंट गेन है, थोड़ा कम होगा, बिकॉज डिनोमिनेटर में कुछ चीज आ जाए तो कम होगी वैल्यू फिर। सो करंट गेन विल बी लेस देन HF, लेस देन बीटा। तो अप्रोक्सीमेशन अब नहीं रही, तो एग्जैक्ट वैल्यू आ गई। अब इससे भी ज्यादा फाइन वैल्यू चाहिए, तो उसके लिए फिर हमें क्या है, और पैरामीटर्स, ये हाइब्रिड पाई मॉडल करना पड़ेगा। इसमें पूरा एक्यूरेट मॉडल बनता है, ये पूरा एक्यूरेट मॉडल बन रहा है। तो हाई फ्रीक्वेंसी इफेक्ट के लिए, हाई फ्रीक्वेंसी इफेक्ट का मतलब ये है कि जब हम 50 हर्ट्ज के ऊपर कुछ वर्क करवा रहे हैं तो वो एक तरह से लो फ्रीक्वेंसी सिग्नल है। 5 वोल्ट हम ले रहे हैं बट एट 50 हर्ट्ज, या 230 वोल्ट्स ले रहे हैं एट 50 हर्ट्ज, तो उसका रिस्पॉन्स अलग होगा। अगर वही हम 50 हर्ट्ज की जगह 1 किलो हर्ट्ज कर दें तो वो इनपुट क्वांटिटीज तो सेम है, वोल्टेज करंट सेम रखे हमने, लेकिन सिर्फ फ्रीक्वेंसी चेंज कर दी, 50 हर्ट्ज से 1 किलो हर्ट्ज कर दी। तो उससे क्या होगा, आउटपुट चेंज हो जाएगी, वो जो उसका बिहेवियर है वो भी चेंज हो जाएगा, हर चीज चेंज होगी। तो वो उसको बोलते हैं हाई फ्रीक्वेंसी इफेक्ट। तो हाई फ्रीक्वेंसी पे क्या वेरिएशन आती है वो फिर अगर देखनी है तो देन वी हैव टू इंक्लूड कैपेसिटेंसेस आल्सो एंड द डायनामिक रेजिस्टेंस, बिकॉज हाई फ्रीक्वेंसी है तो रेजिस्टेंस जो है वो ज्यादा डायनामिक, मतलब चेंज होगा, वेरी होगा, फास्ट होगा। तो 50 हर्ट्ज में क्या है कि 50 टाइम्स पर सेकेंड वो वेरी हो रहा है, अप डाउन हो रहा है। अगर 1 किलो हर्ट्ज है तो वो 1000 टाइम्स वेरी हो रहा है, तो वो वेरिएशन ज्यादा होगी, तो उससे इफेक्ट पे फर्क, उसके जो फाइनल आउटपुट होगा वो फर्क होगी। तो इसीलिए हमने, और वो ज्यादा फ्रीक्वेंसी चाहिए तो कैपेसिटेंसेस आर रिक्वायर्ड। कैपेसिटेंस क्या करती है, वो चार्ज डिस्चार्ज करती रहती है 1000 टाइम्स। 1 kilohertz 1000 times per second, these capacitances charge and discharge themselves। तो फिर उसमें फिर देखते हैं फिर कि कितनी पावर कंज्यूम हुई, क्योंकि कैपेसिटेंस चार्ज डिस्चार्ज हो रहा है तो पावर कंज्यूम होगी, तो उसी के हिसाब से आउटपुट फिर एफिशिएंसी कितनी होगी, कम होगी। जब कम होगी ज्यादा भी हो सकती है, डिपेंड करता है। तो वो हम मिड टर्म के बाद देखेंगे हाई फ्रीक्वेंसी इफेक्ट क्या होते हैं। अभी सिर्फ वैसे ही बता रहा हूं एक कि ये चीज होती है, कैसे होती है, क्या होती है, वो उसके बाद है। तो उसके लिए फिर हमें देन वी हैव टू कंसीडर ऑल दीज पैरामीटर्स, कैपेसिटेंस एंड रेजिस्टेंस। तो आप जानते हो RC कांस्टेंट्स होते हैं, ये R है, ये C है। RC कांस्टेंट हमें पता चलता है कि कितना इसका परफॉर्मेंस क्या है, इसकी स्पीड कितनी है। RC कांस्टेंट ज्यादा है, कम है, उस हिसाब से पता चलता है फास्ट है या स्लो है, कितनी उसकी बैंडविड्थ है। ये सारी चीजें हम करेंगे। तो दैट्स वाई अभी सिर्फ देखने के लिए कि हाइब्रिड पाई मॉडल इज यूज्ड, यू कैन से मोस्ट पॉपुलर, हाइब्रिड पाई मॉडल इज द मोस्ट पॉपुलर ट्रांजिस्टर मॉडल, क्योंकि इससे हमें हर चीज पता चल जाती है कि एक ट्रांजिस्टर हम मोटर कंट्रोल के लिए भी लगा रहे हैं और एक ट्रांजिस्टर हम वायरलेस के लिए भी लगा रहे हैं, वही सेम ट्रांजिस्टर, लेकिन वो हाई फ्रीक्वेंसी या वो लो फ्रीक्वेंसी है, तो वो काम करेगा कि नहीं करेगा। तो लो फ्रीक्वेंसी वाला ट्रांजिस्टर हाई फ्रीक्वेंसी वाले एप्लीकेशन में वो नहीं चलेगा। वो क्यों नहीं चलेगा, वो फिर हम हाई फ्रीक्वेंसी इफेक्ट्स में देखेंगे। ज्यादा डिटेल में स्कोप में नहीं है आपके, लेकिन फिर भी मैं उतना बताऊंगा जिससे आपको अंदाजा हो जाए। तो अब आपको ये चीजें देखनी है, मैं 2 मिनट में करूं। RE मॉडल, फिर RPi मॉडल जो कि उससे थोड़ा सा बेटर था, क्योंकि ट्रांस कंडक्टेंस हमने कंसिडर कर ली, पहले वाले में सब कुछ आइसोलेटेड था। RE मॉडल में इनपुट एक साइड है, आउटपुट एक साइड है, दोनों अलग अलग हैं, आइसोलेटेड। RPi मॉडल में हम क्या करते हैं, थोड़ा सा इंटरफेस उसका बना देते हैं,
बाय कंसीडरिंग जीएम। जीएम इज द ट्रांस कंडक्टेंस, जो कि इनपुट और आउटपुट के बीच में एक लिंक जोड़ता है। तो हमने इनपुट वोल्टेज को जीएम के साथ मल्टीप्लाई करवाया, तो वो हो गया हमारा करंट सोर्स। पहले बीटा आई भी था, फिर जीएम वीबीई हुआ। इसका मतलब इनपुट के ऊपर डिपेंडेंट है, इनपुट वोल्टेज के ऊपर डिपेंडेंट है हमारा जो करंट सोर्स है, हमारा जो आउटपुट करंट है। तो ये आरपाई मॉडल हुआ। तो इनपुट की रिलेशन बता दी हमने आउटपुट करंट के साथ। तो हम ये इससे अंदाजा लगा सकते थे कि अगर इनपुट वोल्टेज वेरी करते हैं तो आउटपुट करंट वेरी होता है। तो आरपाई मॉडल का ये एक फायदा था कि इनपुट का रिलेशन हम आउटपुट के साथ लिंक कर रहे थे, जीएम वी पाई। अब तीसरा मॉडल आ गया प्रॉक्सिमेट हाइब्रिड मॉडल। इसमें हम क्या कर रहे हैं, इसमें हम सब मिक्स कर रहे हैं, आरई मॉडल, आरपाई मॉडल सब मिक्स कर रहे हैं। तो दोनों के फायदे ले रहे हैं उसमें। तो हम ये भी इसमें ऐड कर रहे हैं कि जो वोल्टेज बाउंस बैक होके वापस आती है, जो कि एक वेस्टेज ऑफ एनर्जी है, जैसे पानी उस किनारे से टकरा के वापस आता है तो वो वेस्ट ही होता है। तो मतलब उसकी एनर्जी वेस्ट ही होती है, आगे जाना चाहिए। तो वही चीज कि हम कितना वापस आ रहा है, जो कि आना नहीं चाहिए, सारे का सारा आगे जाना चाहिए। तो वो भी हम इससे अप्रोक्सीमेट एच मॉडल से फाइंड आउट कर पाए कि अब हमने फीडबैक भी देख ली, बाउंस बैक भी देख ली कि बाउंस बैक कम से कम होनी चाहिए। तो इसलिए हमारा एच आर, जो H12 का जो पैरामीटर था, जो HR पैरामीटर जिसको बोलते हैं, जो ये वाला है, ये जो यहाँ पर है, दैट इज HR पैरामीटर, ये वाला जहाँ आर पाई लिखा है। तो हाइब्रिड मॉडल में वो हमारा HR पैरामीटर था, दिस वन। तो ये जो पैरामीटर है, ये जो पैरामीटर, इससे हमें ये पता चलता है कि कितनी वोल्टेज वापस बाउंस बैक होके आई। कम से कम होनी चाहिए, ऑलमोस्ट जीरो होनी चाहिए। तो ये मेजर करते हैं हम इंडस्ट्री में, फैक्ट्री में, कि कितनी हुई। कम है तो ट्रांजिस्टर अच्छा है, ज्यादा है तो ट्रांजिस्टर एफिशिएंसी कम देगा। कम होगी इसकी वैल्यू तो एफिशिएंसी ज्यादा होगी, बस इसका यही मतलब है, एफिशिएंसी कम और ज्यादा। तो वो एच मॉडल से हमें ये भी चीजें पता चल गई। बाकी तो RE और आरपाई मॉडल का तो ये मिक्सचर है ही है। तो इसमें और क्या हुआ कि अप्रोक्सीमेशन कर ली, फिर हमने कंप्लीट मॉडल लिया। कंप्लीट मॉडल में हमने ये एक एक वैल्यू कैलकुलेट कर ली कि कितनी उसकी इनपुट इंपेडेंस है, कितना उसका करंट गेन है और वोल्टेज गेन है। एक एक वैल्यू को फाइंड आउट कर लिया बाय कंसीडरिंग सोर्स रेजिस्टेंस एंड ऑल 4 H पैरामीटर्स एंड द लोड रेजिस्टेंस। ये हो गया कंप्लीट। अप्रोक्सीमेशन में हम सारे कंसीडर नहीं करते। तो इसका मतलब H पैरामीटर्स का ये फायदा हुआ कि हमें एफिशिएंसी भी पता चल जाती है, इससे कितनी एफिशिएंसी होगी, इनपुट इंपेडेंस कितना है, आउटपुट इंपेडेंस कितना है, जो कि वेरी इंपॉर्टेंट। वो आप पिछले लेक्चर जाके देखिए, उसमें इनपुट इंपेडेंस क्या होता है, आउटपुट इंपेडेंस, वो इनपुट इंपेडेंस की वैल्यू कितनी होनी चाहिए, आउटपुट इंपेडेंस की वैल्यू कितनी चाहिए, मतलब इनपुट इंपेडेंस ज्यादा क्यों चाहिए, आउटपुट इंपेडेंस कम क्यों चाहिए, ये सारा उसमें बताया है। तो ये सारा हम एच मॉडल से आसानी से निकाल सकते हैं, ये सारे पैरामीटर्स यूज करके। तो अब पाई मॉडल में हम क्या देखेंगे, हाई फ्रीक्वेंसी से इसकी क्या चेंजेस आती हैं। तो 50 हर्ट्ज पे तो ये एच मॉडल, कंप्लीट मॉडल भी कर रहे हैं, अप्रोक्सीमेट मॉडल भी कर रहे हैं। लेकिन अगर फ्रीक्वेंसी बहुत बढ़ जाए, वायरलेस की हो जाए, अगर कुछ और कंपोनेंट्स है, जैसे मोबाइल फोन है, मोबाइल फोन में फ्रीक्वेंसी काफी ज्यादा है, तो वहां पर ट्रांजिस्टर को काम करवाना है तो कैसे, तो फिर वो हाइब्रिड पाई मॉडल वहां यूज होगा, उससे वो कंप्लीट इफेक्ट्स पता चलते जाएंगे। तो ये है सारा एवोल्यूशन, आरई मॉडल टू आर पाई मॉडल, अप्रोक्सीमेट एच मॉडल और हाइब्रिड कंप्लीट मॉडल एंड देन हाइब्रिड पाई मॉडल। तो हाइब्रिड पाई मॉडल यू कैन से फॉर एकेडमिक पर्पसेस दैट इज द बेस्ट वन, दैट इज द बेस्ट वन। तो इससे हम हर चीज फाइंड आउट कर सकते हैं, ट्रांजिस्टर के कैरेक्टरिस्टिक्स, ट्रांजिस्टर का बिहेवियर, ट्रांजिस्टर की वर्किंग एंड फंक्शन। बस यही है, इसमें न्यूमेरिकल फिर रहने देंगे, एग्जाम का
एग्जाम में जो न्यूमेरिकल्स हम कंसिडर करेंगे कंप्लीट एच मॉडल तक ही करेंगे, हाइब्रिड पाई मॉडल का फिर रहने देंगे, लेकिन ये थ्योरी इसकी यही है। तो इसके न्यूमेरिकल हम जब करेंगे मिड टर्म के बाद करेंगे, और फिर इसके हाई फ्रीक्वेंसी इफेक्ट्स उसके साथ ही फिर हम करेंगे, तो फिर पता चलेगा क्या क्या चीज है। तो ये है इसका। अब आपको ये 5 मॉडल्स आपको अंदाजा हो जाने चाहिए। ये ट्रांजिस्टर के 5 मॉडल्स हैं, स्टार्टिंग फ्रॉम RE टू H पाई मॉडल, हाइब्रिड पाई मॉडल। ये एवोल्यूशन इस तरह से चलती है, तभी मैंने सबसे सिंपल और सबसे बेसिक अप्रोक्सीमेटेड सबसे पहले वही बताया, और जो सबसे एक्यूरेट है वो लास्ट में बताया। ठीक है, मेरे ख्याल से ये ठीक है। फिर अब मुझे ना बता देना अगर कोई न्यूमेरिकल्स करने हैं आपको किसी भी टॉपिक के ऊपर, तो ये जो सिलेबस है, सिलेबस फिर इसका हम रखेंगे, मैं ईमेल पे भी भेज दूंगा या व्हाट्सएप पे भेज दूंगा। तो सिलेबस होगा टिल कंप्लीट एच मॉडल। तो पाई मॉडल का हम नहीं कंसिडर करेंगे उसमें, वो ये नेक्स्ट वाले के लिए रखेंगे। ये सिर्फ आज कराना था। ठीक है, एनी क्वेश्चन? नो सर, नेक्स्ट क्लास में उसमें था। हाँ, नेक्स्ट क्लास अगर होती है एग्जाम से पहले तो ठीक है, अगर एग्जाम से पहले नहीं होती है, अब पता नहीं डेट शीट कब आती है और क्या है एग्जाम प्लान क्या है, तो फिर एग्जाम के बाद हम आगे शुरू करेंगे। लेकिन सिलेबस में हाइब्रिड कंप्लीट मॉडल तक रखो, हाइब्रिड पाई मॉडल नहीं रखेंगे। ठीक है? ओके सर, थैंक यू सर। हाँ okay. सर आपके पास इंफॉर्मेशन है क्या कुछ एग्जाम के बारे में? नहीं, अभी उन्होंने नहीं बताया कुछ, कोई डेट शायद वो फिक्स कर रहे हैं, अभी नहीं बताया कुछ। पोस्टपोन नहीं ना होगा सर? क्या है? पोस्टपोन क्या कह भी नहीं सकते, हो भी सकता है, क्योंकि हम तो अभी घरों पे ही बैठे हैं, हमें भी नहीं ऑफिस में बुला रहे हैं, तो कुछ पता नहीं चल रहा है। तो वैसे भी इंटरनेट कभी ऑफ ऑन ही चलता रहता है, पता भी नहीं चलता। तो अगर तो पोस्टपोन हो गए तो फिर तो हम क्लास रेगुलर चलाते रहेंगे, सिलेबस फिर यही रखेंगे, और फिर क्या है जो अभी तक का है। और अगर ज्यादा देर तक पोस्टपोन हुआ फिर ऐड कर लेंगे सिलेबस, लेकिन हम अपनी तरफ से क्लास फिर कंटिन्यू रखेंगे। अगर पोस्टपोन नहीं हुआ फिर तो चलो नेक्स्ट वीक है ही है। सर हमारी क्लास है अभी सर दूसरी। कुछ पढ़ा है आप लोग? हाँ ठीक है। स्टार्टिंग से